समझ गए? आप बताओ, ये ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? विच इज दिस ऑर्बिटल? 2px। 2py कहाँ पे होगा? ऐसे होगा। कितने एंगल पे होते हैं ये एक दूसरे से? विच पर्टिकुलर एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, तो ये जो एंगल होता है ये कितना होता है इनके बीच का? डिग्री। और एक और ऑर्बिटल बचा हुआ है, बताओ 2p का कौन सा वाला? 2pz। सर एस का कहा गया? एस का बीच में बनाया ना ये गोल गोल सर सा। एक ही बात। क्योंकि हमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाले, वो तो अभी नहीं दिखाए ना, हाइड्रोजन के दिखाएंगे अभी। अभी सिर्फ अच्छा अभी कार्बन के दिखा दिखाएंगे। रहे हैं। ओके ओके। ये सिर्फ किसके हैं? कार्बन के। देखो, जो तीसरा ऑर्बिटल होगा वो कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ, इनवर्ड आउटवर्ड। ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है बताओ? 2p। 2pz। हाँ, और ये वाला कौन सा था? 2py। अब ये ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। इन 2p वाले के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन अप्रोच करेगा। हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है। 1s। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। हाँ ये सर, तो तो हमेशा spherical- सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। हाँ, हमेशा सिग्मा बनाएगा। मान लो एक 2px के साथ आकर के मर्ज हुआ 1s, तो भी सिग्मा बना। सबसे पहले तो ये 2s के साथ मर्ज होगा। 2s के साथ बताओ किधर से भी मर्ज हो सकता है ना? जो हाँ सर ओवरलैपिंग टाइप। वो किधर से भी हो सकती है क्योंकि स्फेरिकल है ना। हाँ तो सर। मान लो इधर से आ गया, किधर से भी आ सकता है। तो ये हमारा 1s और 2s पहला सिग्मा बना। फिर 2px 1s बना। उसके बाद यहां से मान लो बन गया। तो यहां से भी बन जाएगा 1s एंड 2py। और ऐसे z के साथ भी बना लिया 1s एंड 2pz। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल बन जाते हैं। तो अब तुमको देख के पता चल रहा है कि जो कार्बन है इसके जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। कितने बॉन्ड्स है टोटल? हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड जो बन रहा है वो किससे किससे बन रहा है? 1s एंड 2s की ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये दिख रहा है सबको? है ना यहाँ? अकॉर्डिंग टू बीबीटी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो आगे समझेंगे। दूसरा बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है? 2px और, या 1s आगे ही लिखते हैं, 1s और 2px ओवरलैपिंग। उसके बाद 1s एंड 2py ओवरलैपिंग। चारों बॉन्ड सिग्मा है। फिर 1s एंड 2pz। तो ये 4 बॉन्ड्स हैं। अच्छा, जो 2px 2py और 2pz है इनके बीच का एंगल तो हमें पता है। मान लो ये हमने मान लिया कौन सा वाला है? 1s 2px 2py। ये हमने मान लिया 1s 2px और हमने ये मान लिया 1s 2pz। तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होंगे। बट जो 1s और 2s वाला है इसका हम एंगल बता नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि ये किधर से भी बन सकता है ना? 2s और 1s वाला के बीच का जो बॉन्ड है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। वो जिस डायरेक्शन में बनेगा उसके बाद उसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो अब हमें क्या पता चला, इसमें जो बॉन्ड ये वाले हैं ये तीनों की लेंथ तो एक जैसी होगी, बिकॉज जो 2p होता है ये डिफ्यूज होता है ऐसा, 2px लंबा होता है। और जो हमारे पास 1s होता है वो भी बहुत छोटा सा ऑर्बिटल होता है। 1s इज स्मॉल ऑर्बिटल, स्फेरिकल भी होता है। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो बॉन्ड लेंथ कैसी आती है? बड़ी कम आती है। लेकिन जो हमारे पास 1s एंड 2s है ना, उसमें दोनों कैसे हैं? दोनों ही कैसे होते हैं? स्फेरिकल। तो बॉन्ड का जो टाइप है, नेचर है, वो बदल जाएगा। कहने का मतलब तीन बॉन्ड एक जैसे होंगे और एक बॉन्ड डिफरेंट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तीन बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ होगी कैसी होगी? एक जैसी होगी। लेकिन जो 1s एंड 2s है इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो 1s के साथ हमने बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ये वाला, ये एक अलग स्ट्रेंथ का बॉन्ड है। और 2s एंड 1s के साथ जो बॉन्ड बन रहा है इसकी स्ट्रेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? अलग अलग।
तो CH4 में जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, उसके बाद में बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। बट प्रैक्टिकली क्या देखा गया, बट प्रैक्टिकली जो है हमें पता चला इन CH4 all the 4 CH bonds are identical, है ना? Their bond length, उनकी जो bond length है and bond energy is also same, and bond angle is 109.5 degree approximately, and the shape of molecule, तो CH4 मॉलिक्यूल का शेप कैसा निकला है प्रैक्टिकली? टेट्राहेड्रल। हाँ, तो अब बताओ ऐसा अगर है तो फिर हमारा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये इस चीज को एक्सप्लेन कैसे कर रहा है कि इसका तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखा रहा है, ये मतलब इस तरीके का दिखा रहा है कुछ ऐसा, मतलब ये तीनों 90 डिग्री पे होंगे और जो 1s वाला बॉन्ड है वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा। तो ये तो टेट्राहेड्रल स्पेसीज नहीं है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, पर टेट्राहेड्रल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके तीन जो इसके बॉन्ड्स उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। नाउ अब हमने क्या देखना है कि जो CH4 है उसमें कैसा आया स्ट्रक्चर, वो आया ऐसा, समझ रहे हो, इस तरीके से, और इसके बीच का एंगल कितना आया 109.5 डिग्री, और ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इसको बताओ? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल है। अब ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया तो लिखेंगे वीबीटी सर हर एक के बीच में 109.5 डिग्री है। हाँ हर एक, क्योंकि ये जो है 3D है, ये यहाँ पे 109 इनके बीच है, दोनों के बीच है ना, और ये तीसरा वाला जो है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा प्लेन से निकले हुए हैं बाहर, तो 3 डायमेंशनल है। मतलब जैसे एक तुमने पॉइंट लिया, अपने हाथ में पकड़ा, और उसके बाद उससे तीन चीजें ऐसे, एक इधर, एक इस डायरेक्शन में, और एक अंदर के डायरेक्शन में, ऐसे अगर तीन तुमने उसके कोई थ्रेड्स हैं या फिर कोई तीन तुम्हारे पास स्टिक्स, उनको जो है तुमने ऐसे लगाया, पिरामिड जैसे। तो ये पिरामिड यहाँ तक है, लेकिन एक ऊपर भी लगा दिया अगर तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा, है ना? तो यस। पहले तो पिरामिड था, लेकिन एक और जब लगा देते हैं फोर्थ वन स्टिक, तो जो स्पेस बनता है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, ज्योमेट्री बनती है, उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। समझे? तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू एक्सप्लेन। VBT is unable to explain what? Structure of, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, shape of molecules perfectly, है ना? या ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं कर पाता है उसमें। हाँ हाँ बाहर है, वो बाहर है, पेन जैसा जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब ये, सर कार्बन सेंटर में है ना उस टेट्राहेड्रॉन के? हाँ कार्बन, ये पॉइंट है, दिस इज कार्बन, और ये वाले पॉइंट सब हाइड्रोजन है, दीज आर हाइड्रोजन्स, ठीक है? ये सब क्या है? हाइड्रोजन्स। तो इस तरीके का मॉलिक्यूल है। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। तो हमें समझ में आया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो यार एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना, अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो कुछ नया लाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। सर थोड़ा नीचे। यस।
सर हो गया, नीचे कर सकते हैं। किसी का रिमेनिंग तो नहीं है कुछ? फोर्थ वाले एच को क्यों नहीं लिखा? लिखा तो है, क्या नहीं लिखा है? सब कहीं पे तो लिखा है चारों एच। चल नीचे और नीचे कहाँ पे? ये वाला कौन सा वाला देखो इसमें? प्रैक्टिकली हमने ऐसा देख लिया है। अब हमारे पास नीड किसकी है बताओ? अगर हम CH4 के न्यू स्ट्रक्चर को देखें जो इसके शेप को डिसाइड कर रहा है, क्या हाइड्रोजन के ऑर्बिटल सेम है चारों? यस, सेम है। हाँ अगर बॉन्ड्स हमारे पास इक्वल लेंथ के हैं या होने चाहिए, देन कार्बन के ऑर्बिटल्स भी क्या होने चाहिए? सिमिलर। दैट इज द नीड, है ना भाई? हाइड्रोजन तो सेम है चारों जगह पे, उसके ऑर्बिटल्स तो 1s हैं सबके। कैसे कैसे 1s 1s 1s? इसी तरीके से जो कार्बन का ऑर्बिटल है वो भी कैसा हो जाए? चारों एक जैसे हो जाएं, तो फिर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो सब क्या हो जाएंगी? सेम। क्या ये समझ में आता है तुम्हें? मीन्स देयर इज ए नीड ऑफ सिमेट्रिकल सिमिलर ऑर्बिटल्स फॉर द कार्बन एटम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो पहले से प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इज 2s 2px 2py 2pz, इनको इंटरमिक्स करना होगा, आपस में इनको मिक्स करना होगा और नए 4 ऑर्बिटल्स बनाने होंगे। नए कितने बनाने होंगे? 4 ऑर्बिटल्स। 4 को मिक्स किया और 4 नए बने। ये चारों ऑर्बिटल्स हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा जो CH4 का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल आ जाएगा। अच्छा इस मिक्स कॉन्सेप्ट, किया मतलब हाँ, इंटरमिक्स कहने का मतलब है हाइपोथेटिकली इंटरमिक्स कर रहे हैं, उनको आपस में मिला रहे हैं और नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हो? जैसे हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर किसी तरीके का कोई प्लांट है, तो उसमें हम दूसरा एक प्लांट को क्या कर देते हाँ हैं? सर वो हाइब्रिड मतलब पता है सेम हाइब्रिड दोनों यहाँ पे का भी। mix। हाँ, इसमें भी ओके कैसे करते हैं? मिक्स करके, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नया बना देते हैं, नाम वहीं से आया है। जैसे हमारे पास अ, 2 टाइप के लड्डू हों अलग अलग, अब इनको मैंने मिला दिया, ये ज्यादा स्वीट है ना, और ये वाला थोड़ा सा कम स्वीट है। अब इन दोनों को मिला के 2 नए लड्डू बनाए, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड लड्डू हैं ये दोनों। इनका जो टेस्ट होगा इनके बीच का होगा, है ना, और दोनों का टेस्ट कैसा होगा? सेम 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 होगा। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो लड्डू वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। तो इसको मैं लिखा देता हूँ। तो हमें क्या बनाना है? मिक्सिंग करनी है, और मिक्स करने के बाद में नए ऑर्बिटल्स बनाने हैं। जितने हम मिक्स करेंगे, अगर 2 मिक्स करें यहाँ पे लड्डू तो 2 लड्डू बने। ऐसे अगर हम 4 ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, सर ये है ना। सर ये ऊपर का फिर से एक बार बताओ ना, कौन सा वाला? ये क्या आपने ऊपर बनाया? नहीं, इसके जस्ट ऊपर ये लड्डू वाला। हाँ वही लड्डू वाला। अच्छा, लड्डू खाने के लिए होता है ना, पता है सबको लड्डू। तो उसमें जैसे मेरे पास एक लड्डू है, ये इतना बड़ा, मान लो ये 50 ग्राम का लड्डू है ना। एक और लड्डू हमारे पास है, ये 50 ग्राम का है ना? तो मटेरियल में नहीं बताता हूँ, तुम लोग उसको कुछ दूसरा नाम से लेते होगे, तो मैं स्वीटनेस के हिसाब से बताता हूँ। ये इसका जो स्वीटनेस है वो 1 एरो है, मतलब मीडियम स्वीट है ये। और ये वाला जो स्वीट है ये ज्यादा स्वीट है। अब इसका भी 50 ग्राम है, 50-50 ग्राम है। अब इनको हमने क्या किया? मिक्स किया।
मिक्स कर दिया ऐसे, और फिर यहाँ से 2 लड्डू निकाले बराबर बराबर मास के। तो बताओ कितना मास आएगा इसका? 50 ग्राम, इसका भी 50 ग्राम। और बताओ इसकी स्वीटनेस कैसी होगी अब बताओ? 1.5। हाँ मतलब खाली बीच की, उजड़ा दिया और दोनों क्या होंगे ये? दे। सेम टाइप के सेम होंगे, स्वीट होंगे। तो बनेंगे हाइब्रिड लड्डू। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। इट हाइपोथेटिकल कोरक कॉन्सेप्ट फॉर किधर है? द, कोरक डाउन करो। सल्लू भाई का बर्थडे, सल्लू भाई। तो ऑर्बिटल्स के अंदर हमने जो काम किया है ना, वो हम तुमको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं। ऑर्बिटल्स में भी ऐसे ही होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। जैसे हमारे पास एक 2s है, हाँ, क्या उसकी कंडीशंस हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी सारी बताई जाएंगी तुम्हें। 2s जो होता है वो स्फेरिकल होता है, 2px जो होता है वो ऐसे होता है, 2py वो भी ऐसे होता है, बट वो किस एक्सिस के अराउंड होता है बोलो? y एक्सिस। 2pz जो होता है वो z एक्सिस के अराउंड। अब इन चारों को मिक्स करेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये जो फेनोमेना है मिक्स करने का, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनके नाम कैसे लिखते हैं, क्या इनका नाम आएगा, वो सब नीचे हम पढ़ेंगे। सिंपल सी एक बात याद रखो कि चीजों को मिक्स करके, ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स सिमिलर ऑलमोस्ट एनर्जी के होंगे उनको मिक्स करेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन्हीं भी 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स को एक साथ मिक्स नहीं करते हैं। कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं तो सिर्फ कार्बन के मिक्स होंगे, तो दूसरा कोई सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे। तो ये हमें याद रखना है, और इसको मैं लिखाऊंगा तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज क्लैरिटी तभी आएगी, क्योंकि ये एक तरीके का थ्योरेटिकल पार्ट है। इसकी इसकी जो डेफिनेशन है वो हाइपोथेटिकली डिसाइड करी गई है, तो उसको तुम्हें समझना पड़ेगा क्या बोला गया है। तो लिखेंगे इट इज द इंटरमिक्सिंग। हाँ बोलो। हाँ कोई बात नहीं, जो जो चले गए थे वो डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो उसको मैं समझाऊंगा फिर से। लिख लो पहले, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, कुछ लोगों का कनेक्शन गया होगा, एक दो निकल गए थे तो वापस आए हैं, शायद उनका छूट गया है, तो उनको फिर से समझाऊंगा। इस डेफिनेशन को पहले लिखें। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग। हाइब्रिडेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग, टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड orbitals which have similar shape and energy। मतलब जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ये वाले, इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, सेम एनर्जी एंड सेम या सिमिलर शेप। सब दिखने में एक जैसे होते हैं और उनकी एनर्जी भी आपस में सेम होती है। बट जब मिक्सिंग करते हैं उस समय जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, उनके जो एनर्जी है उनका डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे। मतलब अगर n इक्वल टू 2 है तो उसके 2s 2p वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जा सकता है, बट n इक्वल टू 3 वाले को इसमें मिक्स नहीं कर सकते, इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हम ऑर्बिटल्स को कब मिक्स करेंगे कब नहीं, ये इसके पोस्टुलेट्स में लिखाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट टाइम लिख लोगे, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। नाउ पोस्टुलेट्स लिखेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला तो अपना वही हो गया कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको यहीं पे लिख सकते हो नंबर 1 में,
हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट में लिखोगे कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में लिख रहे हैं, तो लिखेंगे ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट in hybridization which have almost similar energies, ये जिनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा ना हो ना, means orbitals having same value of n, having same value of n। n क्या होता है बताओ, what is n? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल हाँ। नंबर या फिर नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस एनर्जी। हाँ बोलो, सर ये जल्दी बताओ। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसको हाँ। क्यों पढ़ रहे हैं? देखो क्योंकि इसको पढ़ने से चीजें एक्सप्लेन हो पा रही हैं। प्रैक्टिकली जो है वो हमने देख लिया कि टेट्राहेड्रल है CH4, कैसा है, टेट्राहेड्रल, है ना। अब हमको पता तो नहीं ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैंने मान लिया कि ऑर्बिटल्स मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो हम करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना CH4 के स्ट्रक्चर। रीजन दे पा रहे हैं उसके लिए। हाँ, उसका रीजन दे पा रहे हैं हम लोग। तो इस एक्चुअल में हमने जाकर के अंदर नहीं देख पाए कभी, क्योंकि जब ये CH4 मॉलिक्यूल को स्टडी करोगे, बताओ क्या वहां पे कार्बन फ्री होगा? उस समय नहीं होगा ना, बॉन्डेड होगा। कैसा होगा? बॉन्डेड। तो उस समय कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ट्रेस कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी से दिखता है। वो क्या दिखता है? इन दोनों एटम्स के नाम थोड़ा ना लिखे होते हैं, न्यूक्लियस। ये तो हमें केवल ट्रेस करके देखना होता है कि ऐसे दिखता है हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, फिर एकदम से कम हो गया, फिर इसके अलोंग बढ़ गया, तो हमें ये बॉन्डिंग के बाद पता चल रहा है। बट हाइब्रिडाइजेशन कब इमेजिन किया जा रहा है? एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग होने जा रही है उस समय क्या हुआ होगा जिससे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर आया। तो इसलिए ये हाइपोथेटिकल है, इसका एक्चुअल जो है प्रूफ देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बहुत जो है इमीडिएट प्रोसेस है। जैसे कार्बन फ्री एटम रखा हुआ है तो सबको पता है इसके ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं, बीच में s होता है, 1s होता है, तो ये तो है फ्री एटम। लेकिन जब बॉन्डिंग करता है तो कैसे ये अपने आप में चेंज होता है, ऑर्बिटल्स के कैसे इंटरमिक्स होते हैं, क्या इसमें होता है जिससे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का आ जाता है। तो इसलिए ये हाइपोथेटिकल बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम हाइपोथेटिकली ये कॉन्सेप्ट मानते हैं तो हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के शेप को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बिकॉज वी डोंट हैव एग्जैक्ट प्रूफ और एग्जैक्ट विजुअल प्रूफ कि ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। लेकिन ये कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, भले इसको हमने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया है, लेकिन इसको अज्यूम करने पे जो CH4 मॉलिक्यूल है या SO2 मॉलिक्यूल है या PCl5 मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, उसका शेप, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और उसकी जो बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग एग्जैक्ट जो है एक्सप्लेन कर पाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सर बहुत थोड़ा ही नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। हाँ, ऊपर का लिखना है। नहीं नीचे का थोड़ा। हाँ, वो तो मैं भी लिखा भी रहा हूँ। तो देखो क्या है, बताओ कौन से वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? विच है ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। सिमिलर एनर्जी मतलब क्या होती है? एनर्जी कितने चीजों पे डिपेंड करती है बताओ? एक n की वैल्यू पे और एक l की वैल्यू पे। बट ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? n की वैल्यू पे। तो मेजर जो पोर्शन होता है एनर्जी का वो किससे आता है? n से। जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, है ना। आउट जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतनी एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सही बात है, n बदलने से एनर्जी बहुत बदलेगी। इसलिए हम लोग पर्टिकुलर शेल जो होगी उसके ही ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर पाएंगे ना। अब तुम्हें ये भी पता है कि बॉन्डिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स की होती है जो वैलेंस शेल में होते हैं। तो शेल तो पहले से वहां पे वैलेंस वाली कांस्टेंट ही है और उसके ऑर्बिटल्स हम इंटरमिक्स भी कर दे रहे हैं। तो ये जनरल है कि इनकी जनरली ऐसा होना चाहिए। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएंगे तो देखेंगे जो 3D या 4s के ऑर्बिटल्स मान लो हैं,
इनकी भी इंटरमिक्स हो जाती है, क्योंकि इनमें भी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए जो 3D होता है वो 4s से पहले भरता है, लेस एनर्जी डिफरेंस है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चैप्टर 12th में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसका हाइब्रिडेशन भी पढ़ना होता है। तो अभी के लिए मान लो कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होगा, किसी भी ऑर्बिटल का किसी भी रैंडम ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग नहीं कराएंगे। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग करी जा सकती है ना। 2 पॉइंट हमने लिखा दिए, अब थर्ड पॉइंट पे लिखो। इसके ऊपर का सबने डेफिनेशन लिखा था, एनीवन रिमेनिंग? तो जिन बच्चों ने देर में ज्वाइन किया था उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके ओरिएंटेशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप का है, पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 टाइप के होते हैं। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखें तो ऑर्बिटल्स को हम लोग डिफॉर्म नहीं करते हैं बॉन्डिंग के टाइम, जैसा जिसका शेप होता है वैसे ही वो क्या होता है, बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग के बाद में उनका हम जो है शेप देखते हैं अब कैसा हो गया। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होता है बॉन्डिंग करने में, तो वो तो हमने पढ़ा। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने CH4 को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, SO2 एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर हमें पता चला कि अगर CH4 को एक्सप्लेन करना है तो कार्बन के चारों ऑर्बिटल सेम होने चाहिए। अगर सेम होने चाहिए इसका मतलब हमें चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी, उनका शेप, सब कुछ सेम लेना पड़ेगा। देन वी हैव टू गिव अ न्यू कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, उसकी जरूरत हमें पड़ी, उसकी हेल्प लेनी पड़ी। और हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प लेने में पता चला हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ओवरलैप होने जा रहे हो, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने जा रही हो, उसके तुरंत पहले किसी पर्टिकुलर एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस फेनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 और 2 में हमने बात करी है इसके डेफिनेशन की, और फिर हमने पॉस्टुलेट लिखे। तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट कोई ऐसा प्रूफ था नहीं, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल बोला, बट दिस कॉन्सेप्ट कैन वेरी वेल एक्सप्लेन दी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बातें हमें पता है ना। पॉइंट नंबर 3 जो है उस पर चलते हैं। तो अब ये है बात कि अगर हमने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करवाए हैं तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्स करने पे कितने मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, जितने प्योर ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड मिलेंगे। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स generated or always equal to the number of pure atomic orbitals intermixed, है ना। जितने इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? नंबर 4 लिखो। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लो हमारे पास जो कार्बन एटम हो उसमें हमने देखा है कि चारों ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में कैसे होते हैं। बोलो, एक्साइटेड स्टेट में हाफ फिल्ड होते हैं, बट कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिसमें कुछ वैकेंट भी हो सकते हैं, कुछ कुछ एटम्स ऐसे भी होंगे जिसमें फुल्ली फिल्ड लोन पेयर के टाइप का भी होगा। ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो क्या सारे टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर होगा यस। वैकेंट वैलेंस शेल का ऑर्बिटल हो, हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, सारे के सारे हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो अब हम लिखेंगे फोर्थ वाला पॉइंट में, लिखेंगे ऑल 3 तीन टाइप के तो थर्ड वाला ऑर्बिटल। फिर से बताइए। हाँ देखो लिख रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लेना, तो उसमें भी समझ में आएगा। सेम चीज को मैं लिख रहा हूँ जो मैंने बोला है। ऑल 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज फुल्ली फिल्ड। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ? हाउ मेनी ऑर्बिटल में?
2 हो सकते हैं, दोनों हो, जैसे फुल्ली फिल्ड हो, है ना, हाफ फिल्ड हो, या फिर कैसा हो, और कैसे, वैकेंट। वैकेंट। ये तीन ही टाइप के तो ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ये तीनों ही पार्टिसिपेट कर, कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सुनना मेरी बात का ध्यान से, एक ऑर्बिटल ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक ऑर्बिटल ऐसा हो जिसमें आधा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक, ये दो है, ये एक है, आधा नहीं है, हाफ फील्ड है, ऑर्बिटल हाफ फील्ड, और ये वैकेंट। ये तीनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका भी हाइब्रिडेशन हो सकता है, इसका भी, इसका भी। ऑल कैन टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी चीजें और भी समझाएंगे आगे, पहले तो इतना ध्यान रखो कि ये तीनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके। यस सर। मतलब सर अगर दो एटम्स को मिलके बॉन्ड बनाना है तो किसी एक के पास ऐसा होना जरूरी है या फिर दोनों के पास होगा तो भी चलेगा? नहीं देखो, ज्यादातर हमारा सेंट्रल एटम जो होता है ना, उसी में जरूरत पड़ती है हाइब्रिडेशन की। मान लो CH4 का केस है ना, तो अब इसको बॉन्ड बनाने हैं, तो कार्बन जो है ये 2s में एक इसका इलेक्ट्रॉन है, और इसके 2p में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 ये चारों हाइब्रिडाइज होंगे, है ना। ऐसे अलग अलग केसेस आएंगे, जैसे बोरॉन ले लिया, तो बोरॉन मान लो BH3 बना रहा है, तो बोरॉन को कितने बॉन्ड बनाने, 3। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी, बोलो, एक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 है। तो बताओ, सर बताओ यहाँ पे, क्या एक इलेक्ट्रॉन से काम चल पाएगा? नहीं सर। नहीं। तो एक्साइट करेंगे, एक्साइट हाँ करते ही सर। क्या, एक्साइट करते ही क्या होगा, इस तरीके से आएंगे, तो इनकी हाइब्रिडेशन होगी, एक S और 2P, ये वैकेंट वाला खाली रहेगा, इसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, इसकी नीड नहीं है, नीड पे होता है, विदाउट नीड नहीं होगा। सर वो क्या BH3 है? हाँ, बोरॉन ट्राई हाइड्राइड, ये इसको बोरॉन हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे तुम्हारे सामने आती जाएंगी और तुम समझते जाओगे। तो इट विल डिपेंड अपॉन द, बेसिकली सर सारे केसेस में यही करना है कि हम लोग को एक्साइटेड स्टेट मतलब ये क्या बोलते हैं जो भी वेकेंट है उसको हाफ फिल करने के पहले वाले शेल से लेके। ये डिपेंड करता है इसके साथ जो एटम्स लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं ना, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए ऐसा तो किया। एक ही सर वो बनाना नंबर होता ऑफ तो नहीं बॉन्ड्स को करते। कंसिडरेशन में लेके फिर ऐसे हाँ अगर 4 बिल्कुल। होते तो फिर ऐसे एडजस्टमेंट करके करना होता वैसे मतलब। अब 4 तो ये बना भी नहीं सकता है, चौथा जैसे बॉन्ड तब बनाता है कोई हाँ कोऑर्डिनेट सर। करता है। ये तुमने सही बोला, अगर चौथा होगा तो उसको भी लेंगे, सर सिचुएशन। हाँ बोलो, जल्दी बताओ। तो ये सब समझ में आएगा, ये इट्स नॉट वेरी टफ, केवल तुम्हें हमें लिखना है, कैसे करते हैं जो होता है वो बहुत इजी है, बट पॉस्टुलेट्स को तो लिखना पड़ेगा ना फाइनली। सर बोलो, क्या कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है? सर जो आपने उधर कार्बन लिखा है वो भी एक्साइटेड स्टेट में लिखा है ना? हाँ, एक्साइटेड में तो है, स्टार बनाना है बना लो, स्टार यहाँ B स्टार, ठीक है। आगे बढ़ाएं। यस सर। कितने पॉइंट हो गए, 4, 5वां पॉइंट लिखो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऊपर दिखाया था मैंने, उसमें एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब, लेकिन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड पोस्टुलेट्स भी दिखाना है,
चलो थर्ड पोस्टुलेट लिख लो, चलो पहले some people have to write it. सर आपने फिफ्थ वाले में क्या एक्सप्लेन किया? हाँ फिफ्थ वाला अभी तक पूरा लिख भी नहीं आपने पाए फिफ्थ थे। वाले में कुछ लिखा है क्या? लिखेंगे, पहले ये 3 वाला लिखने दो इसको। देखो फिफ्थ वाले पे ना, फिफ्थ वाले में क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो लिखेंगे द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे, समझे? समझ में, ये न्यूक्लियस है और ये मेन लोब है। तो ये जो बड़ा लोब होता है ना, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, यहां से ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, कैसा भी हो, कितने भी उसके अंदर ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग की हो, बस उसका साइज बड़ा होता जाएगा, जितने ज्यादा ऑर्बिटल करेंगे उतना साइज बड़ा होगा, लेकिन उसका शेप जो होगा वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज भी तुमको आगे समझने में मिलेगी। अभी सिर्फ ये लिख लो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ओवरलैपिंग इससे होती है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, दैट इज पैसिव लोब, इससे कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये वाला यूज फॉर बॉन्डिंग है, बड़ा वाला, बड़े वाले को बॉन्डिंग में काम में लेते हैं। एनी ऑर्बिटल क्या हो, व्हाट इज एनी ऑर्बिटल? सर मतलब सारे ऑर्बिटल्स का, कोई भी टाइप का हो तो भी। अरे मान लो एक एस लिया, एक पी लिया, तब तो ऐसा बनेगा, उसका नाम होगा एस पी, नाम आगे लिखाएंगे। थोड़ा छोटा होगा, एक एस 2 पी लिया तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, sp2 हो जाएगा इसका नाम। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हैं, बड़े बड़े, p 2 बड़े होते हैं, अगर 3p होगा तो थोड़ा और बड़ा होगा, ये 4 चीजें। बट उसका देखो शेप जो है वो ऐसे ही रह रहा है। तुम्हें साइज का तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर साइज पूछा जाए तो सिंपल है, जो मिक्स होने वाली चीजें हैं वो कितनी बड़ी हैं उस पर डिपेंड करता है। बताओ, एक 2s मिक्स हो रहा है 2p के साथ, वो ज्यादा बड़ा आएगा, ये सर 3s sp2 वाला वापस बताओ ना। अब वो आगे आएगा, उसको छोड़ दो अभी, वो तो थोड़ा तुमको टफ पड़ेगा, अभी उसको आगे समझाएंगे। वो तो मैंने उसने पूछा इसलिए बताया, इसको छोड़ो, तुम केवल इस पे ध्यान दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल के पैसिव लिए। लूप का मतलब बताओ ना एक बार। हाँ, ये समझो, जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ इसमें पूछो, जैसे इसने पूछा है, क्योंकि ये जो है, हाँ 3s 3p बड़ा होगा ना, यस ओम, वेरी गुड। तो ये तो आगे पढ़ाना है ना, ये नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, नीचे आएगा। ये 5वें पे ध्यान दो, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखना है। तो एक होता है बड़ा लोब, एक होता है छोटा लोब। जब बॉन्डिंग करोगे ना, जैसे ओवरलैपिंग करानी है, मान लो फॉर एग्जांपल CH4 में ही ऐसे होगा और एक छोटा होगा, बॉन्डिंग तो ये बड़ा वाला करेगा ना, ये तो बस केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है। ये पैसिव लोब है, ये बॉन्डिंग नहीं करता है। बॉन्डिंग कौन सा करता है, ये वाला, इस हेड से बॉन्डिंग होगी, है ना। अभी हम नेक्स्ट पोस्टुलेट एक लिखाएंगे, उसमें पता चलेगा कि हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से बॉन्डिंग होती है, यहाँ से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। पैसिव का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, एक्टिव का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। तो दिस वन इज एक्टिव लोब। एक्टिव लोब का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग जो करता है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब लिखेंगे
कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा। ऑलवेज याद करो तुम, एक्सेप्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही कहीं पे आएगा, उसकी अभी कुछ जरूरत नहीं है, तुम याद करो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, नो प्रॉब्लम। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हेड टू अलोंग, हेड। हेड टू हेड करेगा, ओवरलैपिंग, दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, नोट हो गया। अब टेस्ट रखना है, अभी तो तुम्हारा टेस्ट लिया था, उसमें क्या क्या आया है, उसमें मेडिकल बेस्ड था उसमें। सर पार्ट टेस्ट में ही बस ये हमने दिया है। अच्छा अच्छा, ओके, यस यस, तो रख देंगे, टेस्ट भी रख देंगे, लेक्चर भी रख देंगे। बॉन्ड फाउंड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट लिखो, 7th पॉइंट लिखो बच्चे, ओरिएंटेशन कैसा होगा, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग होगी, उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन देखना होगा, वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ये पढ़ा है तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जल्दी से बताओ। लिखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3D स्पेस में कैसे अरेंज्ड है वो, किस पर्टिकुलर एंगल पे है, किस डायरेक्शन में है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, एंगल, उसकी पोजीशन 3D स्पेस में, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ, जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी पढ़ी थी उसमें m की जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं उसके ओरिएंटेशन को, ऑर्बिटल्स के, वो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई पे होगा या जेड, दैट इज डिफरेंट। हमने पूछा ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन से नाम ही समझ में आ रहा है, ओरिएंटेड किधर है ना, किस डायरेक्शन में है ना, तो ये सारी चीजें ओरिएंटेशन में आती हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
depends upon the type and number of intermixing orbitals। कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और किस टाइप के मिक्स हो रहे हैं उसके हिसाब से वहां पे हमारा ओरिएंटेशन और उसका जो एंगल्स हैं वो चेंज होंगे। पहले मैं तुमसे नाम लिखना सिखाता हूँ, कैसे नाम आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा बताओ, मिनिमम कितने मिक्स हो सकते हैं? हाउ मेनी मिनिमम तो रिक्वायर्ड? हाँ तो 2 होंगे ना, 2 से कम तो मिक्स नहीं कर सकते। एक एस और एक पी लिया, एक एस लिया, 1 एस और 1 पी। 1 ये नंबर को बता रहा है, 1 इज नॉट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज काउंटिंग, इट इज नंबर फॉर द काउंटिंग। एक एस और एक पी लिया, ऐसा एक एस लिया और ऐसा एक पी लिया। पर्टिकुलर किसी भी सब शेल का मैंने लिया है, नो सॉरी शेल का लिया है, 2 भी हो सकती है, 3rd भी हो सकती है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं होती बताना। तो इनको मिक्स करने पे कितने बनेंगे ये बताओ मुझे, हाउ मेनी विल फॉर्म? 2 को मिक्स करने पे कितने नए सर फॉर्म दो होंगे? दो उनका शेप ऐसा याद है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 2। अच्छा 2 बनेंगे ना, इनका नाम क्या होगा बताओ, नेम? SP SP1 SP hybrid orbital। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, एक s और 2 p अगर मिक्स कर दें तो हाउ मेनी, कितने नए बनेंगे? 3 मिक्स कर रहे हैं ना तो 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। उनका शेप भी कैसा होगा? बिल्कुल सेम ही होगा, तो 3 बनेंगे। इनका नाम क्या होगा? एक एस और 2 पी, sp 2 के लिए यहाँ 2 लिख दो, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? sp2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनका नाम क्या है? sp2। इसका भी नाम sp2, इसको भी बोलेंगे sp2। तो ये सब sp2 है। तो जो sp2 हाइब्रिडेशन है वही उनका नाम पड़ जाता है, उनका नाम ही पड़ जाता है। ध्यान से देखना, एक s 3 p, तो क्या होगा बताओ? SP3। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी बनाओ, साथ में ही नोट करो। 5 sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर 4 देखो। अच्छा s तो एक ही होता है, p क्या 3 से ज्यादा होते हैं कभी एक सेल में? एक सेल में 3 से नो ज्यादा p सर, ऑर्बिटल? D आएगा। हाँ तो इसको अब नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो सर पता जो ही है। SP3 है और SP2 है उन दोनों का साइज तो अलग होगा ना? sp3 बड़ा होगा, sp2 छोटा होगा, है ना? हाँ। अब बताओ, इसमें बताओ कितने बनेंगे, हाउ मेनी, कितने मिक्स कर रहे हो हम टोटल, 5 कितने मिक्स कर रहे 5 5 SP3D। कितने बने? SP3D। ये बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, 5 समझ गए? SP3D। सर इसका शेप कैसा होता है? सबका सेम होता है, सबका शेप तो ऐसे ही होगा ना, सर D के वजह से अलग नहीं होगा? कुछ नहीं अलग होगा, वो सबका सेम होता है, नो प्रॉब्लम है। हाइपोथेटिकल का यही तो मजा है, समझ रहे हो कि नहीं? मजा है। ये भाई हाइपोथेटिकल है ना, तो अपने मन से बना लो अच्छा वाला जो तुमको आसान लगे। बस तुम्हारा बस क्या होना चाहिए, रीजन करेक्ट आना चाहिए, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, रिजल्ट जो है। कितने हैं ये? How 6 many? SP3D2। 3D2। वेरी गुड। इनका शेप भी कैसे ही होगा? ऐसे ही होगा, बना लो ऐसे ही होगा। सर एक बार थर्ड वाला दिखाओ ना, है थर्ड वाला। थर्ड वाला है तो, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? 7 तक ही तुम्हारे सिलेबस में होते हैं,
7 ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जब, उससे ऊपर नहीं है, जाएगा 7 sp3d3। इतने में तुम्हारी पूरी हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। मीन्स 7 तक है, उनके ओरिएंटेशन अभी नहीं बताएं। अब ओरिएंटेशन पे आएंगे, हाउ इज द ओरिएंटेशन। सर सर एक बार आप फिफ्थ, जो आपने फिफ्थ वाला पॉइंट बताया है ना, हाँ, वो एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करो ना। फिफ्थ वाला पॉइंट, डीके मैक्सिमम 5 होंगे, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो सिलेबस में नहीं होता है, वो उसमें हाइब्रिडेशन कंडीशन अप्लाई नहीं होती। और बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा, हाउ मेनी बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय द 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओम बताओ ओम, तो 7 से ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा बताओ, 7 खुद इतने ज्यादा होते हैं, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए, मैक्सिमम हम कितने 1 मिनट वैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन। सर डिस्कनेक्ट हो गए सर, आप वापस किधर तक स्टार्ट करें तो बता सकते हो? मैं यही तो डिस्कनेक्ट हो है, गया तुम बताओ इसमें देख के कहाँ पे तुम्हारा छूटा है। सर। मेरा वो आपने 7sp3d3 तक किया था, फिर उसके बाद आप लिखने के लिए टाइम दे रहे थे, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद कहाँ कुछ बताया, उसके बाद तो वेट ही कर रहा हूँ मैं यस बस ये यही पूछ रहा हूँ, तुम लोग पूछ क्या रहे हो, क्या पूछा है किसी ने अभी। फिफ्थ वाला सर। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला पॉइंट ना, ऊपर जो है। हाँ सर, हाँ हाँ वही। अच्छा देख लो देख लो। सर एक बार क्या है, एक बार बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फिफ्थ वाले। फिफ्थ पॉइंट, जो हाइब्रिड यस ऑर्बिटल सर। होता है उसको represent करते हैं, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, ऐसे समझे। ये वाला जो लोब होता है ना, ये ओवरलैपिंग करता है बड़ा वाला लोब, बिग लोब, लोब बोलते हैं इसको लोब। और ये स्मॉल लोब है, स्मॉल लोब सिर्फ दिखाने के लिए, शो के लिए सिर्फ। ये जो स्मॉल लोब है ना, ये पैसिव है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, या इसकी नीड भी नहीं है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऐसे लिख सकते हो, छोटा लोब। मतलब ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, बाद में इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे भी सिर्फ बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो यही बेनिफिट है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का, ऑर्बिटल जो है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं, बट क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हल्का सा उधर रखा गया छोटा सा। बट हमें पता है ये बॉन्डिंग जब करेगा तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड होगा, जिधर दूसरा एटम आ रहा होगा, बिकॉज उससे क्या होगा, जो ओवरलैपिंग होगी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इसका होगा वो इस तरीके से ओरिएंटेड होगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, जिससे कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने। इसलिए एक तरफ का लोब बहुत छोटा होता है, दूसरी तरफ का लोब बहुत बड़ा होता है। अब आया समझ में, पांचवा पॉइंट। भाई तुम्हें इतने तो समझना है यार कि एक लोब है बड़ा है, वो ओवरलैपिंग करता है, एक लोब छोटा है, वो दिखाने के लिए, उसको नहीं भी शो करोगे देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाए, बात को समझो।
हम्म, अब लिखेंगे, ये तो नाम हो गया, अब लिखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। एक साथ समझाऊंगा मैं। बताओ थ्रेड मेथड से यहाँ पे समझते हैं। थ्रेड, नेगेटिव थ्रेड मेथड, इसके थ्रू समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑर्बिटल्स के थ्रू समझेंगे। थ्रेड इधर लिखा, इधर क्या लिखा, ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बताओ अगर दो थ्रेड हों, उन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए कैसे अरेंज होंगे, है ना? लीनियर। वेरी गुड। मिनिमम रिपल्सन के लिए कैसे अरेंज होंगे? लीनियर। कितना एंगल होगा उनके बीच? 180 डिग्री। सो फॉर द टू ऑर्बिटल्स ऐसा होगा। तो sp जो ऑर्बिटल्स होंगे 2sp, sp हमेशा कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2, 1s और 1p मिला के। कैसे ओरिएंटेड होंगे वो? हाउ मेनी? 2। कितना एंगल होगा? अब छोटा वाला जो है ना, उसको बनाओ चाहे नहीं बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 180 डिग्री पे होंगे। इनको क्या बोलेंगे हम? लीनियर होते हैं ये। कैसा शेप होता है इनका? जो ऑर्बिटल ज्योमेट्री है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन जो है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल ज्योमेट्री। कैसी है? लीनियर। ना, 2 थ्रेड हुए, 3 थ्रेड पे कितना होगा? 3 थ्रेड जो हैं नेगेटिवली चार्ज है पूरे के पूरे। मिनिमम रिपल्सन के लिए क्या होना चाहिए उनके बीच? हाउ दे विल ओरिएंट? ऐसे। कितना एंगल होगा उनके बीच का? 120। और इधर बताओ, यहाँ पे ऑर्बिटल्स अगर 3 हो तो उनका नाम क्या होता है? sp2। sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिड होते हैं। कैसे ओरिएंटेड होंगे? एक ऐसा होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। इनके बीच का जो एंगल है कितना है? 120। 120। क्या इसका जो शेप है या जो ऑर्बिटल ज्योमेट्री सॉरी है, वो कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना? या इसको क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका? प्लेन ट्राइंगल या ट्राइंगुलर, प्लेन ट्राइंगुलर। फोर्थ, अगर हमारे पास 4 नेगेटिव थ्रेड्स हों, जल्दी से बताओ किस तरीके से ओरिएंटेड होंगे वो? अभी तो और भी एक दो रिमूव चले गए, कहाँ गए सब? इसी बार आए थे। हाँ 90 डिग्री पे 90 पे, 90 पे 3 नहीं कैसे? नहीं 90 पे नहीं होगा, सॉरी। सर टेट्राहेड्रल। 'टेट्राहेड्रल रहेगा। PH4 की तरह होगा। 109.5। वेरी गुड, यस। कई बच्चों ने बताया, किरण, प्रणव, इन सब ने बताया, ओम ने बताया। वेरी गुड। तो देखो सबने कैसे बताया है कि भाई 3 डायमेंशनल स्पेस। हाँ बोलो। सर 1 मिनट के लिए ये करने के बाद ऊपर कर देंगे प्लीज। कौन सा वाला? सर वो फर्स्ट पॉइंट देखना था। यहाँ से? हाँ सर, वो नहीं, आपने वो डायरेक्टली सेकंड पॉइंट डाल दिया, तो मुझे फर्स्ट पॉइंट मिस हो गया। सर और देखो, ये थ्रेड मेथड हाँ क्या थ्रेड मेथड? फिर से रिपीट कर दो ना, स्टार्ट में क्या बोला था? ये मिनिमम रिपल्सन के लिए हमें बताना है। अच्छा ओके। हमारे पास दो, एक पॉइंट से 2 थ्रेड्स अगर, ग्रेविटी को छोड़ दें हम लोग, ग्रेविटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए वो सर जो आपने फर्स्ट वाला जो बनाया हो है जाएंगे 2sp
हाँ सर वो सेम एक्सिस के along है दोनों ऑर्बिटल, और क्या 180 डिग्री पे है। मतलब बेंड हो जाते हैं बॉन्डिंग के टाइम सब। बेंड कैसे हो जाते हैं, नहीं समझा क्या बेंड? नहीं सर, मतलब ऐसे 90 डिग्री पे रहते हैं ना नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद। हाइब्रिडेशन के बाद है ना, ये पहले क्या था उसको भूल जाओ, उसमें तो बहुत कुछ था, है ना। हाँ सर, PX PY पहले तो एंगल ही नहीं था, ऐसा तो एंगल होता नहीं है, ऐसे सिमेट्रिकल नॉन डायरेक्शनल। पी जो होता है वो डिपेंड करता है एक्स है, वाई है या जेड है। लेकिन अभी ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। बोलो समझ गए? हाँ सर, वो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम रीअरेंज होता है थोड़ा। फर्स्ट कहाँ, दो से ही तो शुरुआत हुई है। एक ऑर्बिटल कैसे मिक्स होगा? 0 नंबर 1 2, कौन सा पूछ रहे हो 0 1 2 तुम? NIE बोलो, फर्स्ट कौन सा? सर हो मतलब गया। अच्छा तुमने पूछ लिया है, ओके। नहीं सर, वो आपने डायरेक्टली सेकंड पॉइंट लिख दिया था ना, तो मुझे लगा फर्स्ट पॉइंट मिस हो गया, तो वही पूछ रही थी। अच्छा, देखो मैं समझा देता हूँ, ये दूसरा दो पॉइंट का मतलब क्या है। ये नंबर ऑफ थ्रेड्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ थ्रेड्स और ऑर्बिट, है ना। तो मिनिमम दो ही तो भाई मिक्स होंगे, है ना, दो से मिक्स नहीं हो सकते आपस में। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल पोजीशन पे आएंगे, ये किस पोजीशन पे आएंगे? 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल पोजीशन। ये सर एक मिनट इन्वर्ट होगा स्क्रॉल और अप करो ना। ये वाला भी जो होगा थोड़ा सा अंदर ही होगा। तो ये जो एंगल्स होंगे इनके बीच के कितने होंगे? ये टेट्राहेड्रल, थोड़ा सा ऊपर करें, ओके। 1 2 3 4, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया बोलो? बताओ ये 2D है कि 3D? 3D है सर। लूप्स जो हैं ये कैसे हैं? ये 3 डायमेंशनल हैं, मतलब ये कोई भी दो एक प्लेन में है, बट कोई भी तीन एक प्लेन में नहीं है। कोई भी अगर तीन एक प्लेन में होंगे तो मैक्सिमम एंगल उन तीनों का ऐड करके कितना आना चाहिए? वो 360। बट यहाँ पे एंगल काफी ज्यादा है, तो इसलिए इनको हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। एक वेज बना दिया मैंने यहाँ पे, देखो सॉलिड वेज, ताकि ये पता चले कि अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से समझो वो। अब देखेंगे 5 वाला, 5 थ्रेड अगर हो, तो 5 थ्रेड जो होते हैं अगर उन पर नेगेटिव चार्ज कोई दे, 4 5, तो 3 तो पहले जो होते हैं ना वो ट्रायंगुलर प्लेनर में मर्ज होते हैं, और 2 जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं पूरे प्लेन के, ऐसे। पिरामिडल। हाँ, तो उसका नाम क्या आएगा वो सिखाऊंगा मैं। ऐसे ये ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, इनके बीच का एंगल 120 है। लेकिन ये जो है ये कहाँ है? प्लेन के इनवर्ड है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और ये वाला किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर। ये जो है तीनों ये प्लेन पे बने हुए हैं, ये देखो ऐसे, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? अगर इसको इससे मैच करो तो पिरामिड बनता है। क्या बनता है? पिरामिड। एक नीचे से भी पिरामिड बनेगा, इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। बायपिरामिड। गुड, वेरी गुड। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, यस। प्लेन ट्रायंगुलर, दिव्यांश, प्लेन ट्रायंगुलर। आप समझ में आया? सर तो आपने ये जो शेयर करके इलेक्ट्रॉन मतलब दिखा है वो सब लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी लाइक क्या है, आपने उसे शेड क्यों किया है? वो ऑर्बिटल्स हैं, हाँ, ये वो यस बॉन्ड सर। है। ये कुछ नहीं है, ये केवल दिखाने का तरीका होता है। सुनो, अगर ऐसा वेज बनाओ, इसका मतलब ये बॉन्ड जो है या जो यहाँ पे जो लाइन खींची है ये आउटवर्ड आ रही है ना, परपेंडिकुलर है ये। और अगर हमने सॉलिड लिखा है ऐसे,
ये वाली, ये ऐसे जो सॉलिड, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले वाला रखते हैं ऐसे ऐसे। तो ये अगर इस तरीके का है, इसका मतलब ये इनवर्ड है। ये परपेंडिकुलर को दिखाने के लिए वेज का यूज किया जाता है। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या? कौन परपेंडिकुलर, कुछ पता चल रहा है तुमको? नो सर। थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए करते हैं ओनली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं है वो। लेकिन यहाँ बताओ, इस ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है ना सब कहीं, दीज आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, इसलिए ये मिनिमम रिपल्सन के लिए ऐसे अरेंज होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे? व्हाट इज द वे टू अरेंज 5 ऑर्बिटल्स? क्या नाम है इसका? ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या है ये? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलो समझ आया? इनके बीच के एंगल्स कितने हैं? ये जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जो, सर जो ट्रायंगल है और जो सीधा लाइन है उसमें तो 90 डिग्री का होगा ना पर? हाँ इस पे 90 डिग्री का होगा। ये जो ऑर्बिटल्स, ये वाला इनवर्ड सर है। इक्वल नहीं होता? नहीं इक्वल नहीं होता है। अरे इक्वल कैसे होगा? ये परपेंडिकुलर अच्छा। आउटवर्ड। जैसे तुमने बोला कि जो तुम्हारा पेज है जिस पे लिख रहे हो, उससे परपेंडिकुलर कुछ बाहर निकल रहा है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ना। 90 होगा। तो ये यहाँ पे भी 90 है, ये 90 डिग्री एंगल है इसका, और इसका ये 90 है, ये 120 है। तो ये पिरामिड बनता है। कैसा बनता है? पिरामिड। या सर इसको वो ऐसे जब समझ, आप रिपल्शन बोल रहे हो तो मतलब किसके बीच का होगा वो? ये इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं ना इसमें, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता है। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ऑर्बिटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं उस पे? क्या रिपल नहीं करेगा वो? है तो इलेक्ट्रॉन ही। भाई ये जो तुम कर रहे हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन के लिए कि प्रोटॉन के लिए? व्हाट इज दीज थिंग्स? ये सब क्या है? दीज आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होते हैं? नेगेटिव। इसलिए तो वो इस तरीके से ओरिएंटेशन रखते हैं ताकि उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो। समझ में आ गया? 6 बताओ, 6 थ्रेड्स कैसे अरेंज होते हैं? ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। देखो कैसे होगा। इसको दिखाने का एक तरीका ये है कि हम यहाँ से अंदर कर दें इसको, है ना। एक वेज अंदर चला गया 90 डिग्री पे, इससे बाहर आ रहा है, ये 90 डिग्री पे इससे बाहर आ रहा है। फिर एक अंदर गया, फिर ये बाहर आ रहा है। ये इनवर्ड आउटवर्ड हुए, है ना। थोड़ा सा इसको फैला भी सकते हो ताकि एंगल अच्छे से समझ में आए, कोई बात नहीं उसमें। जैसे ये इनवर्ड दोनों है, ये आउटवर्ड, इनके बीच का एंगल कितना है? बोलो कितना एंगल है इनके बीच का? इस प्लेन पे एक इधर रखा है, किधर रखा? इनके बीच में एंगल आपस में कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। इनके बीच का भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि ये ऐसे हैं, ये जैसे एक प्लेन हमने बना दिया ये, अब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? ये जो डायरेक्शन हैं, और यहाँ तक इसको ले आओ, इसको हम अगर मैच करें तो बताओ क्या बनेगा शेप? ये व्हाट इज दिस शेप? सर 2 पिरामिड बनेंगे। पिरामिड बनेगा। लेकिन उसका बेस क्या है? बेस स्क्वायर होगा वो। स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये लेस कन्वेंशनल नेम है, इसको नहीं लिया जाता है। इसका नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। 8 फेसेस। हाँ, ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल मतलब प्लेन्स के बीच के, तो वो 8 फेस हो जाएंगी तुम्हारी, कॉन्वेक्स लेंस जैसा। सर कोई वो बात क्या है? नहीं। ऑक्टाहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो 8 इसके अंदर फेसेस होंगी, यहाँ पे 4 होंगी ऊपर और 4 नीचे होंगी, बीच वाली तो छुपी रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ बीच वाली तो बंद है, वो एक्सपोज नहीं है ना। अब देखो ऐसे यहाँ ऑर्बिटल्स बनाओ,
4, 2 ऊपर, तो ये भी क्या है, कैसे सर ये अरेंज कौन है? से sp3d2 है ना? हाँ 6 वाले sp3d2, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, किसमें आते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो इसको भी दिखाने के लिए यूज ही कर सकते हो ऐसे, ये प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर तो ऊपर नीचे है, ये ऊपर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसमें तो सब सब में एंगल्स 90 90 डिग्री डिग्री है। है। बताओ क्या? हाँ सबके बीच का एंगल 90 डिग्री, जो बिल्कुल अपोजिट है उनके बीच 80 डिग्री है, एडजेसेंट वालों के सबके बीच 90 डिग्री है। तो ये सिमेट्रिकल है एक्चुअली, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, किधर से भी देखो सेम चीज है। तो इसमें पोजीशंस में कोई डिफरेंस नहीं, कहीं पे भी किसी को भी रख सकते हैं। रिपल्सन्स हर जगह पे क्या आएंगे? सिमिलर आएंगे। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? 7th देखो, अगर तुम्हारे पास 7 नेगेटिव थ्रेड्स हों, अब तो थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं है, अब समझ गए हो कॉन्सेप्ट को, है ना? स्टार्टिंग में जरूरत पड़ता है वो, फिर समझ में आ जाता है। तो 7 चीजें अगर नेगेटिव चार्ज हों तो वो कैसे अरेंज होती पता है? एक पेंटागन बनाना पड़ता है हमें। सर हम 7 ही पढ़ते हैं ना? हाँ 7 तक बस हम एक पेंटागन बनाते हैं और पेंटागन में थ्रेड्स लगा देते हैं ये नेगेटिव। पेंटागन इसलिए बनाया ताकि उनके बीच का गैप सही रख पाए, नहीं तो वो बनाना मुश्किल है। एक ये 5 हो गए। अब इसके परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये एक तरह से वेज बना लो तो ज्यादा तुम्हें आसान हो जाएगा पढ़ना। ये परपेंडिकुलर है, नेगेटिव चार्ज, और एक नीचे आ रहा है। पिरामिड बनेंगे कि नहीं? ऊपर नीचे से बन जाएंगे? बोलो, बनेंगे यार कि नहीं बनेंगे? हाँ बताओ सर बनेगी। नाम क्या आएगा? हेक्सागन के पेंट बेस वाले बनेंगे। पेंटागन नहीं, के 5 है ना, 5 5 में बनता है पेंटा हाँ वही पेंटागन। और बाई पिरामिडल, समझे? बाई है ना, 2 है ना, एक ऊपर से एक नीचे से। डेकाहेड्रल। हाँ डेकाहेड्रल बोलते हैं, बट वैसा नाम उसका नहीं लेते हैं, इसका नाम ऐसे ही रखते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या दुनिया वालों ने नाम रखे हैं, वही रखे जाते हैं, बुक में वही है। तो ये, तो अभी सेंटर पे कितने लोग जा चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? सर मैं गया हूँ। अच्छा, कहाँ मतलब किधर गए हो? मतलब तुम लोग किस वाले पे गए हो? सर पनवेल। पनवेल। सीफूड्स वाले में भी गया हूँ। तो अभी तो नॉर्मल है ना, अभी तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आराम सर। से आ जा सकते। हाँ सर। मतलब अभी अभी पेरेंट्स के साथ जाते हो कि अकेले भी जाने लगे हो कभी कभी? सर अकेले भी जा अकेले सकते हैं। जाते हैं। अकेले जा रहे? मतलब नॉर्मल हो गया कंप्यूटर ना, हाँ तब तो सर। फिर हाँ सर। क्लास देंगे। अभी तो नहीं है, 15 तक तो शायद अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे खुलने लगे। 15 तक तो सर्कुलर उन्होंने दिया है, उसमें नहीं है। तो स्कूल वाले नहीं बुलाए? नॉन एंटी के तुम लोग हो तो स्कूल्स में भी रहते होंगे। नो जय, सर स्कूल वाले नहीं बोला है। अभी नहीं बुलाया ना, तो ये समझ लो क्या बना है, अजीब सा ऐसा दिखना चाहिए। तो ये क्या है? पेंटागनल और बाई पिरामिडल। तो नाम याद रखना बस। sp3 क्या नाम आएगा? d3 7 के लिए। ओके, आगे बढ़ा दें? सर तो वैसे हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल तक जाता है? बस यहीं तक हम, क्योंकि इससे ज्यादा बॉन्ड बनेंगे ही नहीं, है ना? बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इससे ज्यादा बॉन्ड देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा ऐसा है, स्कूल ने ऐसा प्रपोज किया है, देखो क्या होता है, टाइम लगेगा। देखो, नाउ फाइंडिंग द hybridization on central atom.
और पर्टिकुलर एटम। जहां पे हाइब्रिडेशन की नीड है उसमें अगर हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? मान लो CH4 में पार्टिसिपेट करना है, उसके पहले मैं बता देता हूँ हाइब्रिडेशन कैसे बताएंगे। हाइब्रिडेशन देखने के लिए हमें निकालना पड़ता है स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। ये चीज याद रखनी है ना। अगर स्टेरिक नंबर 1 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? नहीं। तो स्टेरिक नंबर 1 तो कभी होगा ही नहीं, कभी बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा वो चीज। स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट होगा। 2 पे हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ? sp। 3 अगर होगा तो क्या होगा? sp2। 4 पे क्या होगा? sp3। सिमिलरली 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2, है ना। और चलो लिख ही देता हूँ इसको। और 7 पे sp3d3। ये है। अब देखो कैसे निकालते हैं उसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले लिख लो इसको, जिसको भी लिखना है। निकालने का तरीका 5 सेकंड वाला है, बहुत जल्दी निकाल पाओगे। विदाउट एनी फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताना है तुम्हें। सर आपने एसएन का फुल फॉर्म क्या बताया? स्टेरिक नंबर। कौन सा नंबर? स्टेरिक, स्टेरिक मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं सर। अच्छा, स्टेरिक का मतलब होता है कि जैसे हमने बात की थी ना वहां पे 3D में किस तरीके से ओरिएंटेशन आ रहा है पर्टिकुलर चीजों का। स्टेरिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब क्राउडिंग। तो ये हमें याद रखना होता है कि स्टेरिक नंबर जो है वो ये बताता है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनके नंबर्स एक्चुअली कितने हैं। तो स्टेरिक या जो हमारा शेप होगा, जो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? ये नंबर। 2 ऑर्बिटल्स हैं तो ऐसे लग जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स हैं तो ऐसे लग जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं स्टीयरिक नंबर। स्टीयरिक नंबर। अच्छा। स्टीयरिक वर्ड समझना होगा तुम्हें, ठीक? हाँ सर समझ अब समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। तो ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता है। स्टीयरिक का मतलब होता है कि इस 3 डायमेंशनल में कैसे ऑर्बिटल्स, बॉन्ड, ये कैसे अरेंज्ड हैं, इसको स्टीयरिक बताते हैं। केमिस्ट्री में उस टर्म को स्टीयरिक बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज है। अब फाइंड करना है हाइब्रिडेशन, तो पहला हम लेते हैं CH4। बताओ, मेरा ट्रिक जो है वो ध्यान से देखना, दूसरी चीज इधर बताऊंगा, सेकंड मेथड। दोनों का डिफरेंस है, बहुत दिन बाद तुमको पता चलेगा इसका डिफरेंस क्या है, 1-2 क्लासेस के बाद में। पहले समझ लो क्या है। बताओ, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन का निकालना है। सर सेंट्रल वो एटम का ऊपर निकालने HP को लिखा बोलेगा। था वो क्या अंडरलाइन था? क्या H लिखा था? HB, हाइब्रिडेशन को लिख दिया मैंने। इसका शॉर्ट टर्म कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने HB लिख दिया। हाइब्रिडेशन ही लिखा होता है सब कहीं। चलो मैं HB लिखूंगा, समझ जाना है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ कार्बन में? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। सॉरी हाइड्रोजन की एक होता है, एक बॉन्ड बनाता है ना वो। तो चारों इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर कर देगा? हाइड्रोजन के साथ। कितने सिग्मा बनेंगे? 4। 4। कितने लोन बचेंगे कार्बन के पास? 0। नंबर कितना आएगा? 4, है ना। उसके बाद बताओ, अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। बस इतना याद रखना है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम पुराना वाला लुईस स्ट्रक्चर बनाएं। रफ जो होता है, रफ स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअल होता नहीं है, शेप नहीं बताता, ये ऐसे ही बनता है ना। तो इसमें सिग्मा गिन लो, सिर्फ कितने हैं? कितने सिग्मा है? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0।
यहाँ से भी हाइब्रिडेशन कितना आएगा sp3, लेकिन जैसे ही sp3 आएगा वैसे ही इसका जो शेप वगैरह है वो चेंज होने लगेगा। तो शेप पे बहुत दिन बाद आप आएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा शेप पे, उसके लिए VSCPR चलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब समझ पाओगे। बट अभी हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे सिर्फ, जल्दी जल्दी निकालो। हाइब्रिडेशन क्या आएगा नाइट्रोजन का, H2 में बताओ ऑक्सीजन का, तीसरा बताओ SO2 में बताओ सल्फर का, SO3 में बताओ सल्फर का। दो बार लिख दिया मैंने, इसको 1 कर लो फिर, क्योंकि पूरा चेंज नहीं करेंगे। ट्राई टू फाइंड हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन में कैसा आएगा। सर मैं वो सिखाऊं लोन कैसे पेयर होता पे है? क्यों डिपेंड करेगा पर? क्योंकि लोन पेयर जो है वो भी तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जाएगा। अच्छा लोन पेयर वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, या तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कैसे होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कुछ बॉन्ड बनाएंगे और कुछ खाली रह जाएंगे। जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग लोन और पेयर। लोन पेयर। सर उनको H2O में किसका बताना है हाइब्रिडाइज? ऑक्सीजन का बताना है, ऑक्सीजन ही हाइब्रिडाइज होगा भाई, सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे हाइब्रिडाइज होगा, है ना भाई। सिंगल एटम तो हाइब्रिडाइज होता है, ऐसा तो नहीं करेंगे 2 एटम्स को उठा के हाइब्रिडाइज कर दिया, ये कभी भी नहीं करना। सर हमेशा एक ही एटम होगा? हाँ, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर में 2 एटम भी हो सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन भी तुमको बता देंगे। जैसे कार्बन का इस लंबा चेन है कोई, है ना, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं, यस। ऐसे वाली, तो वहां की कंडीशंस अलग होगी, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ देखो sp बताएंगे कैसे आएगा, इसका sp3 है तो वो अलग अलग हो सकता है बड़े स्ट्रक्चर्स में, सर जैंट उसमें मॉलिक्यूल। फिर इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। हाँ, सबके बॉन्ड्स देख लो, लोन पेयर देख लो, निकाल दो। सिग्मा लोन पेयर देखने पाई से मतलब नहीं है, पाई जो है वो स्टेरिक डिसाइड नहीं करता, पाई ओरिएंटेशन को नहीं बताता है। पाई जो होता है वो तब बनता है जब सिग्मा बन चुका होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होती उसमें, कौन सी वाली ओवरलैपिंग होती बोलो, साइडवेज। साइडवेज। हाँ, अमोनियम बताओ, चलो करके दिखाता हूँ मैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना, 2 टाइप के बच्चे हैं, जिनको पहला मेथड आएगा, जिनको दूसरा मेथड आएगा। फॉर्मूला वाला मेथड मैं बताऊंगा ही नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। तो अमोनिया में बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी, 5। उसमें से दो हाइड्रोजन को लोन पेयर रहेंगे, 5 आना चाहिए। कितने दे दिए, हाइड्रोजन को कितने दिए इलेक्ट्रॉन, 3 देने पड़ेंगे ना, हाँ तो सर। 3 सिग्मा बच जाएंगे, क्योंकि सिंगल वैलेंस एक ही बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उनसे 1 लोन पेयर बन जाएगा, और वो सारे खत्म, ऑल कंज्यूम्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, यूज्ड अप हो गए। स्टेरिक नंबर क्या आएगा, व्हाट इज द स्टेरिक नंबर, 4 तो 4 पे क्या बनता है हाइब्रिडेशन, sp3 तो इसमें भी sp3 आएगा, इसमें क्या आएगा sp3, इसका हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे sp3, इस पे एक लोन पेयर है। दूसरा मेथड ये होता है कि हम पुराना जो है अपना ओल्ड एज वाला स्ट्रक्चर बनाए, लुईस वाला, सिंपल सा, जो कि शेप नहीं बताता है, बस ऐसे ही बॉन्ड दिखाता है, वहां पे गिन लें। तो उसमें भी तो यही दिमाग लगाना पड़ता है, तब तो बनता है वो स्ट्रक्चर, बोलो है कि नहीं सही बात, ये हाँ स्ट्रक्चर सर। बिना बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना। नो सर। बट तो इसमें प्रोसेस नहीं कर पाते हैं लेफ्ट वाला, तो वो राइट वाला प्रोसेस करें अपना। बैकग्राउंड जो नॉलेज है वो तो यही लग रहा है ना इस बनाने में इसको,
तो सेम ही चीजें हैं दोनों, बट ये ट्रिकी होता है बहुत जगह पे। इसमें इस लुईस वाले फंडों को हटाया जाता है, अपने तरीके से सोचना पड़ता है। बहुत आसान होता है लेफ्ट वाला मेथड, वो सिखाऊंगा मैं कहीं पे। तो बताओ टोटल जो है 4 ही तो हुआ स्ट्रेट नंबर। अब बताओ H2O में, बताओ H2O में इसका क्या आएगा? सर वही आएगा इसमें। थ्री आएगा। 3 आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाइड्रोजन को एक एक दिया तो 2 चले गए, 2 सिग्मा बने। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 बचे ना, रिमेनिंग 4 हाँ सर, 2 लोन पेयर। हो गया फिर स्टेट नंबर 4 और हाइब्रिडेशन sp3। चलो ये भी हो गया। SO2 में बताओ। sp2 होगा, वेरी गुड। कैसे होगा? 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? 2 होती है। सी। एक सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा सल्फर तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देने में सिग्मा एक ही बनेगा सिर्फ। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि किसी भी एटम के बीच में एक ही सिग्मा बनता है, 2 एटम्स के बीच सिग्मा एक ही बनता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इसके पास। इन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दे डाले? 4, 2 इसको 2 इसको, तो 4 इलेक्ट्रॉन गए लेकिन सिग्मा बने 2। कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 लोन पेयर है बस। आएगा क्या? sp2। ऐसे समझना पड़ेगा तुम्हें। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर में बताओ? 6। तीनों ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, लेकिन सिग्मा कितने बने? सिर्फ 3। लोन पेयर 3 कितने बचे? 0। 0। अब क्या आएगा? sp2। ऐसे समझो। बाकी जिनको जो है सोचना है कि चलो स्ट्रक्चर माइंड में नहीं बनाना है, जिनको खुलेआम स्ट्रक्चर बनाना है तो वैसे बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी बनाएंगे SO3 का। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये लुईस थ्योरी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लुईस। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर और शेप होते हैं वो PSCPR के बाद हम लोग करेंगे, इसलिए मैं शेप पे आ ही नहीं रहा हूँ अभी। सिर्फ बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, सिग्मा पाई। गॉट इट? तो सिग्मा पाई लिख दिया, वहां पे दिख नहीं रहा है बट। तो sp2 आया, कर लोगे sp2? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो उसके बाद कर देते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाला। ओके, सिग्मा पाई, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। पाई से कोई मतलब नहीं है स्टेरिक या ओरिएंटेशन डिसाइड करने में। पाई बस ऑक्टेट को कंप्लीट कराएगा या यूकेन से स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ज्यादा बॉन्ड्स होंगे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। sp2 sp2। इतने लोग बाहर जाते हैं फिर आते हैं, शायद कनेक्शन इश्यूज की वजह से। ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, sp2 हो गया। CO3 2 माइनस में बताओ क्या होगा? सर कार्बन का PCl5 में फास्फोरस का क्या होगा? PCl3 में फास्फोरस का क्या होगा? NH4 प्लस में नाइट्रोजन का क्या होगा? तो अब देखो तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी मेरी वाली ट्रिक की। अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूरी नहीं है, उससे भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
कैसे करोगे कार्बोनेट का? ओके, एक्सप्लेन करते हैं ट्रिक। देखो देखो यहाँ पे क्या है, जो ट्रिक है हाइब्रिडेशन निकालने की, उसमें क्या, जो माइनस चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम को देते हैं, माइनस, और पॉजिटिव चार्ज विल बी गिवन टू सेंट्रल एटम, है ना। तो बताओ पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देते थे ना। वो तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना, स्ट्रक्चर कहाँ बना रहे हो, ट्रिक है हाइब्रिडेशन निकालने की सिर्फ, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, यस सर, समझा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 आते 4। हैं, 4, 2 और आगे कितने हो गए? 6, 6 हुए। जल्दी से बताओ। हाँ 6, सर। तीनों ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 2 2 2 6। देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कितने सिग्मा बने? 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। भाई हर एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, 2 चाहिए। 2 चाहिए, लेकिन सिग्मा तो एक ही बन सकता है ना, दूसरा दूसरा बॉन्ड तो पाई होगा, तो sp2 आएगा इसका। ये तो तरीका हो गया डायरेक्ट वाला। दूसरा है कि हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएं, तो फिर हमें पता चलना चाहिए कि O- होता है इसमें, ऐसे तो सिग्मा गिन लो, 3 सिग्मा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रिक समझ ट्रिक क्या? ट्रिक क्या लिखा उधर? 3 सिग्मा लिखा है कहाँ पे? सर ऊपर टॉप में ट्रिक बोल के लिखा है ना। हाँ, लिखा है कि हम ये माइनस चार्ज बीच वाले एटम को अगर दे दें, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे इस कार्बन के लिए काउंट होंगे। तो इसके पास मान लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया अब 6, ठीक है। अब ये वापस से सबको डोनेट करें, तो 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, तीनों ऑक्सीजन को 2 2 दिए, तो सारे के 6 खत्म हुए कि नहीं? फिनिश, यूज्ड अप, रिमेनिंग 0 0 लोन पेयर, एंड सिग्मा कितने बनेंगे? 3 का ऑक्सीजन एटम्स, 3 सिग्मा बनेंगे, जितने ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं उतने सिग्मा, क्योंकि बिटवीन 2 एटम्स देयर इज ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड। तो ये ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालने के लिए है। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो भी एक्चुअल नहीं है, बट लुइस के हिसाब से वो एक्चुअल है, वो ये है। फिर हमें पता चलता है इसमें रेजोनेंस होता है और हाइब्रिड एक्चुअल होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट सिग्मा गिन तो सकते ही हो, सिग्मा तो नहीं चेंज होते हैं, पाई वाला घूमता है सिर्फ, सिग्मा तो 3 ही रहेंगे। यस सर वही डाउट था, लोन पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं, लोन पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद बताओ PCl5 बताओ, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी? और क्लोरीन की वैलेंस कितनी होती है? सिंगल, सबको एक एक देगा। तो लोन पेयर तो 0 हुए, सिग्मा हुए 5, sp3d। sp3d। इसका एब्लेशन क्या आएगा? sp3d। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई पता ही है कि ये 5 बॉन्ड बनाता है, वही मन में किया हम लोगों ने, वही हमने इमेजिनेशन करके या सोचिए कि उसको विजुअलाइज किया और 5 सिग्मा देंगे हमको, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ से भी कर सकते हैं, sp3d आएगा, 0 लोन पेयर। इसमें बताओ PCl3 में बताओ, PCl3 में बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। हाँ, 3 सिग्मा बनाएगा, कितने? sp3 2 बचे, कितने लोन पेयर हैं? एक। एक लोन पेयर। तो इस ट्रिक का क्या बेनिफिट मिल रहा है तुम्हें, बताओ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रिक, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला जब लगाते हो ना तो लोन पेयर नहीं पता चलते पूरा उसके। फिगर। पैर वो बनाना नहीं पड़ता, बस देखते हैं सेंट्रल कौन है और कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, कितने बॉन्ड है, एंड हाँ स्पीड भी, एंड तुम्हें पता चलता है ना कि लोन पेयर कितने हैं। एक लोन फॉर्मूला पेयर जो होता है ना उसमें लोन पेयर वो कितने हैं, वैलेंसी और देख के इन पता चल जाता है। हाँ बैलेंस देख के पता चलता है। तो उसमें यही दिमाग लगाते हो, जब इतना दिमाग लगाना ही है तो फिर क्यों फॉर्मूला लगाओगे, यहीं से कर दो, है ना। तो ये सर जब कोऑर्डिनेट बन रहे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही सर, कोऑर्डिनेट जब बनेंगे ना तो भी क्या होगा, हम लोग ये नीचे वाले में कोऑर्डिनेट जैसे बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो करके देखना। अच्छा पहले ये बताओ PCl3 में जो है लोन पेयर पता चला एक है कि नहीं? हाँ सर, एक है। हाँ, तो अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? शेप निकालने में, अभी नहीं आगे आएगा।
बट अभी के लिए तो इसमें बताओ क्या आएगा sp3, इसमें बताओ जल्दी से बताओ हाइब्रिडेशन क्या आया? हाँ बोलो, कुछ बोला है? sp3 sp3 आएगा कि sp3d आएगा? कैसे कर रहे हो जल्दी बताओ, ट्रिक से sp3 कर रहे हो? सर प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे डाल दिया सर sp3 आएगा। sp3 आएगा। किसी और तरीके से नहीं करो, यू हैव टू अप्लाई द ट्रिक। ये ट्रिक कहीं पे फेल नहीं होती, सबसे बड़ा इसका ये मेथड अच्छा है। तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना वो i3 माइनस में फेल हो जाएगा, लगा के देखना तुम। जिसने फॉर्मूला अगर पता है, बहुत अभी तो किसी को पता ही नहीं होगा, मैंने खुद बताया ही नहीं है, इसलिए मैं तो बताता ही नहीं हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बट किसी बुक में कैसे? बच्चे पढ़ लेते हैं तो i3 माइनस में वो गारंटेड फेल हो जाएगा, करके देख लेना। और कहीं भी फेल हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बट उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, तो समझना है और फिर तो तुम्हारे पास ट्रिक्स। रियल स्ट्रक्चर। ट्रिक लगाओ इसमें, तो नाइट्रोजन पे क्या दे देंगे? पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका। हाँ, हटा देंगे उसका। और उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन 4 है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन सर। शेयर, 4 सिग्मा, लोन पेयर 0 4 सिग्मा। है ना। तो ऐसे बच्चे करो, sp3 आया। दूसरा तरीका क्या है? एक्चुअल तरीका बताओ, कितने सिग्मा बनाता है? और ये कोऑर्डिनेट करता है। ये NH4 प्लस का स्ट्रक्चर पता है सबको? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं इसमें? हाँ तो सर। ये भी तो सिग्मा होगा, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच ये पहला बॉन्ड है। तो ये सिग्मा, तो लोन पेयर तो इसमें चला गया, ये बचा सिग्मा, तो सर 4 कोई सिग्मा। और कोऑर्डिनेट का एग्जांपल बताओ ना। हाँ, और भी बताएंगे। तो आंसर क्या आया इसका बताओ? sp3। सर उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कोऑर्डिनेट हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ, बस वही मैं ट्रिक लगा दे रहे हैं। ठीक लगाओ तुम, कहीं भी दिक्कत तुमको होगी ही नहीं। और देखो, अब तुम i3 माइनस का निकालो पहले, हाइब्रिडेशन ऑन सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम। कैसे करेंगे? तो sp3d बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने sp3 बताया तो सबका सही है, बहुत अच्छे। तो कैसे किया बताओ? तो हम कैसे करेंगे? फिर हम एक सोचेंगे आयोडीन को सेंट्रल मान लिया और नेगेटिव चार्ज दे दिया। यस। तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ट्रिक यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भाई उसके साथ ही रहेंगे। अब इसके पास हुए 7 और एक और आ गया 8। अब आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है? सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 सिग्मा बने, 6 इलेक्ट्रॉन पे कितने लोन पेयर बने? हाउ मेनी? 3 तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। स्ट्रेक नंबर कितना आया? 5 sp3d। आंसर क्या आएगा? sp3d। एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, सुनो यहाँ पे, I2 जो है आयोडीन और जो I उसमें माइनस है, माइनस है, एक बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट वाला। तो अब इसके अंदर जो है आयोडीन जो है ये ऐसे रहता है और I माइनस ऐसे रहता है, और ये इसको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने के बाद में हम देखते हैं इसके पास सिग्मा कितने हैं, 2। और लोन पेयर्स जो है वो कितने हैं इसके पास, फिर बताओ? 3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो गया ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन गया। तो 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा, कितना है आंसर? तो बताओ, ये जो हमारे लोग की ट्रिक वाला सिस्टम है ना, इसमें क्या दिक्कत नहीं होता, गलत नहीं है, तो उससे थोड़ा सा स्पीड के साथ काम हो जाता है, बस इतना फर्क है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हो जाएगा। हाँ सर। चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पे थोड़ा ज्यादा काम होता है। H2SO4 में सल्फर का बताओ, H3PO2 में सल्फर का बताओ, सॉरी फास्फोरस का, और HNO2 में नाइट्रोजन का बताओ, फटाफट बताओ। H3PO2 तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है क्योंकि तुमने इसको भी पढ़ा नहीं है। बनाया नहीं है कभी तो।
है ना, कभी इसको बनवाया भी नहीं है, मैंने भी नहीं बनवाया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो मैंने ही पढ़ाया ना तुम्हें, मैंने बनवाया नहीं इसे, इसलिए बनवाया, थोड़ा सा याद करने वाला है। इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस के भी नीचे आता है ऑक्सीडेशन नंबर में। ये चूंकि अलग टॉपिक में पढ़ाया जाता है तो वहीं पे पढ़ाएंगे, बट एक ट्रिक बताएंगे अभी, उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारा। अगर मोनोसल्फर वाला कोई भी एसिड है, जैसे ये मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये मोनो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, उसमें OH उनके लिए ट्रिक होगा, क्या होती है? OH जो बनता है। सल्फर होते हैं ना, इसके अंदर जितने भी H हैं वो तुमको OH लगाने, दो ही इसके बनते हैं एक्चुअली, H2SO3 और H2SO4। तो सल्फर से दो OH लगे होते हैं हमेशा। उसके बाद डबल बॉन्ड हो। बताओ सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे तुमको? एक भी लोन पेयर है क्या? नो सर। क्या एग्जैक्ट करें? sp3 आएगा, क्या आएगा? H3PO2 में याद रखना, ऑलवेज अ p डबल बॉन्ड O इन एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। में हमेशा क्या होता है? p डबल बॉन्ड O दे दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे बच्चे तुम्हारे पास? हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिमेनिंग? एक। हाउ मेनी? एक। तो अब उसके साथ OH लगाओगे, क्योंकि ये एसिड भी तो है, अगर एसिड है तो इसमें POH बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो एक इसमें आ जाएगा OH। अब उसके बाद क्या बचा तुम्हारे पास? कुछ बचा? 2H। अब इसके साथ बताओ, 5 के 5 दिख रहे हैं कि नहीं फास्फोरस के? क्या फास्फोरस में एक लोन पेयर है? एक भी लोन पेयर नहीं है भाई। सिग्मा है, हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। हाँ, HNO2 में बताओ। HNO2 में याद रखना ऐसे नहीं होता कभी, HNO2 में भी एक OH हमेशा रहेगा, HNO3 में भी OH रहेगा, वो एसिड्स हैं। नॉन मेटल के साथ जब OH लगा होता है तो ये एसिडिक H हो जाता है। कैसा H हो जाता है? ये एसिडिक H। मेटल के साथ जब OH लगा होता है तो ये क्या हो जाता है? बेस। क्या ये सिखाया है कभी? हाँ सर। सिखाया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब, वहीं पे याद रखा करो। HNO2 देखो, OH और एक डबल बॉन्ड हो, क्या लोन पेयर बचेगा? बोलो, इज देयर लोन पेयर? लोन पेयर तो है ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक सिग्मा का लोन पेयर, क्या हाइब्रिडेशन आएगा? sp2। ये सब चीजें याद रखो। तो एसिड्स पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ अभी, कभी पढ़ा देंगे, है ना, कभी पढ़ा देंगे उसको। और भी बहुत सारे चैप्टर बाकी है ना, उसमें आ जाएगा वो। या इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ा देंगे, उसमें आ जाएगा वो। हो गया सर? वो एसिड बेस का जो जल्दी से बचा है करो। वो बताओ ना वापस। सुनो, अगर नॉन मेटल के साथ OH लगा है, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? नॉन मेटल की। तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला? सर भी H वाला। ये टूटेगा क्योंकि इसमें डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यहां से ऐसे टूटे, तो इसलिए ये किसका काम करेगा? एसिड का। फॉर एग्जांपल NOH, ClOH, SOH, तो यहां से सब एसिड का काम करेंगे कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से समझा रहा हूँ ना, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो। फिर देखो इधर, मेटल के साथ अगर लगा है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा? मेटल O या मेटल H? ओ सॉरी, OH। मेटल और O। यहाँ से टूट, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये क्या निकल रहा है? OH माइनस जो देता है बेस। बेस ये बेस हो जाएंगे। जैसे NaOH तो पूरा मतलब उसके तो कहने ही नहीं है, वो तो आयनिक कंपाउंड, कोई भी ले लो तुम, AlOH पे ले लो, है ना। तो AlOH का एक्चुअली थ्राइज होता है, उसमें भी क्या होता है इस तरीके से, या कोई भी ले लो मेटल का, KOH ले लो, है ना, या फिर बेरियम का ले लो,
उसमें ऐसे MG तोड़ना है, mg ले लो, वेट माइनस का होल टाइप, ये वही सब याद, ये तो याद होना चाहिए तुम्हें थोड़ा बहुत, सही बाकी तो ये है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको नोट करो क्या है जो बताओ, एनीथिंग रिमेनिंग इन दिस। तो जो एसिड्स वगैरह होते हैं ना, उनका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए स्ट्रक्चर जरूरी है, ट्रिक लगा के भी बनाओगे ना तो इसमें स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए, फायदा कुछ नहीं है फिर। सम प्रैक्टिस के लिए सेंड करें, प्रैक्टिस के लिए कुछ तो सेंड किया होगा असाइनमेंट। सर कुछ नहीं भेजा आपने अब तक। अरे एक दिन तो मैंने सब पे भेजा था पीरियोडिक का, एक और एक केमिकल बॉन्डिंग का भेजा था। हाँ सर पनवेल के ग्रुप पे नहीं भेजा था, नॉन यूनिटी। अच्छा ठीक है, पनवेल वाला ग्रुप पे भेजना पड़ेगा क्या, नहीं तो सब पे ही भेजा था मैंने पीरियोडिक का, शायद कुछ बच्चों ने तो सॉल्व करके भेजा भी है मुझे। ऐसा कौन सा है जिसने भेजा है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी। चलो मैं देख लूंगा, हाँ भेज दूंगा। चलो एंड करते हैं, इसके बाद क्लास है ना तुम्हारी, इज देयर क्लास? नो नहीं सर। है सर क्लास। तो फिर तो एंड कर देना, चलो बाय बाय, बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम, बाय बाय।